Hello students. So today we start our next important topic, respiration and respiratory system in human beings. So हमारा नया टॉपिक है respiration and respiratory system. What is respiration? Respiration is the biochemical process by which living organisms break down organic nutrient, primarily glucose, to release any energy in the form of adenosine triphosphate (ATP), typically consuming oxygen and releasing carbon dioxide as a byproduct. This process is known as respiration. Respiration एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को जस्ट लाइक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब हमारे बॉडी की ग्लूकोज पर हमारे बॉडी के ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और हमें C6H12O6 का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और हमारे को एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं और एनर्जी हमारे को एटीपी की फॉर्म में मिलती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये प्रोसेस हमारी रेस्पिरेशन कहलाती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। मोर फंडामेंटली एक्सप्लेन दैट रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। जब हमारे फूड पर हमारे ग्लूकोज पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें एनर्जी गेन होती है एटीपी की फॉर्म में, जो हमें 36 to 38 एटीपी की फॉर्म में एनर्जी गेन होती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल्स रिक्वायर एनर्जी। व्हाई डू सेल नीड्स रेस्पिरेशन? हमें रेस्पिरेशन की जरूरत क्यों होती है? सेल रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म देयर वेरियस फंक्शन। हमारी बॉडी की जो फंडामेंटल यूनिट होती है सेल्स, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन फूड या न्यूट्रिएंट होते हैं, उनका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनके साथ ऑक्सीजन उड़कर उनका ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी गेन होती है। द रिलीज एनर्जी इज कैप्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इंपॉर्टेंट है, जो रेस्पिरेशन के दौरान ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज इन द एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP. It is presented as the energy containing molecule produced during respiration. Respiration के दौरान ऐसे मोलिक्यूल जिनके अंदर एनर्जी इकट्ठी होती है उन्हें हम ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज। टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान हम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जबकि ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। इट इज रिप्रेजेंटेड एज 6 कार्बन मोलिक्यूल। यहाँ पर कार्बन 6 कार्बन की एक सीरीज होती है, इसलिए हम इसे 6 कार्बन मोलिक्यूल कहते हैं। द इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जब फर्स्ट में हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है तो वो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होता है, कोशिका के सेल्स के साइटोप्लाज्म में, प्रोड्यूसिंग 3 कार्बन मोलिक्यूल पायरुवेट। और वह जो 6 कार्बन एटम वाला हमारा ग्लूकोज होता है वो 3 कार्बन एटम वाले पायरुवेट एसिड में डिवाइड होता है। C6H12O6 हमारा पायरुवेट एसिड C3H4O3 पायरुवेट एसिड की फॉर्म में डिवाइड होता है, कन्वर्ट होता है, और ये प्रोसेस हमारे साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। 3 पाथवेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होता है उसके हम जनरली 3 पाथ पढ़ते हैं। फर्स्ट पाथ होता है हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एनर्जी गेन होती है। जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है तो C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब यहाँ पर हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी गेन होती है और हमारे यहाँ पर मिलने वाली एनर्जी लगभग 36 to 38 ATP गेन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फर्दर ब्रेकडाउन अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर होने वाला ब्रेकडाउन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। जस्ट लाइक हमने पहले पढ़ा है कि जब ये हमारा ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मोलिक्यूल, इसका जब ब्रेकडाउन होता है और ये पायरुवेट एसिड में चेंज होता है 3 कार्बन मोलिक्यूल में, ये ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। बट जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और हमारे को एनर्जी मिलती है, यह सारी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर
कंप्लीट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्म होता है कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और यहाँ पर हमारे को हाई क्वांटिटी में एनर्जी गेन होती है। दिस लेवल एज एरोबिक रेस्पिरेशन, जहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा एनर्जी गेन होती है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इसलिए हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सेकंड, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो हमें यहाँ पर इथेनॉल या एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी गेन होती है। ऑक्सीजन इज एब्सेंट, इस सेकेंड टाइप के ब्रेकडाउन में हमारी ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है। दिस पाथवे अकर इन यीस्ट, यीस्ट हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करता है और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। एल्कोहल या इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये पाथवे जो फॉलो होता है उसके अंदर हमारे को प्रोडक्ट की फॉर्म में इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ में यह जो सारी प्रोसेस है ये ईस्ट के अंदर कंप्लीट होती है। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। द स्मॉलर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ऊपर वाली रिएक्शन के कंपेयर में हमारे को यहाँ पर एनर्जी स्मॉल अमाउंट में प्राप्त होती है और इसे हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए हम इसे एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल सेल, जब हम एक्स्ट्रा सडन वर्क और एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। बट ऑक्सीजन की लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमारी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन गेन नहीं होती, जितनी हमें जरूरत है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन गेन नहीं हो पाती, तब हमारी सेल्स उस पायरुवेट एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देती है जिससे हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। दिस हैपन व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल इन मसल सेल, जब हमारी मसल सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए कंप्लीट ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होती, तब लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा ग्लूकोज पायरुवेट एसिड की जगह लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। दिस कंडीशन विद सडन फिजिकल एक्टिविटी एंड मसल क्रैम्प्स, यह कंडीशन सडन जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं और तब यह कंडीशन जनरेट होती है जिसमें हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड का जमाव होता है और हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, मसल्स क्रैम्प जनरेट होते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एसोसिएटेड विद मसल क्रैम्प्स, हमारी बॉडी में सडन एक्टिविटी के कारण फिर मसल क्रैम्प आते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमें याद रखना है कि हमारी बॉडी में मसल्स क्रैम्प क्यों आते हैं, लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण। लैक्टिक एसिड क्यों बनता है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए जब कंप्लीटली मसल सेल्स को कंप्लीट ऑक्सीजन गेन नहीं होती, पूरी मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, तो वहां पर एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आते हैं। तो वापस एक बार देखते हैं, जब ग्लूकोज 6 कार्बन एटम होता है, इसकी साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होता है और वो 3 कार्बन एटम की फॉर्म में C3H4O3 की फॉर्मेट में पायरुवेट एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी के आगे जब जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो ईस्ट के अंदर एक ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट एसिड का और उसके अंदर हमारे को प्रोडक्ट की फॉर्म में C2H5OH इथेनॉल या एल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्राप्त होती है और यहाँ पर मिलने वाली एनर्जी स्मॉल क्वांटिटी में होती है। जब हमारे पास सेकंड हमारा ब्रेकडाउन मेथड है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यह रिएक्शन हमारी मसल सेल्स में होती है। जब हम सडन एक्टिविटी करते हैं तो हमारा ग्लूकोज यहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्म में लैक्टिक एसिड जनरेट करता है जिससे हमारे बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। और थर्ड पाथवे है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी रिलीज करता है और यहाँ पर मिलने वाली एनर्जी बहुत लार्ज क्वांटिटी में होती है। लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी गेन होती है 38 एटीपी के लगभग, जबकि ईस्ट के अंदर होने वाली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ईस्ट के अंदर होने वाली रिएक्शन में हमें सिर्फ 2 एटीपी की एनर्जी गेन होती है। इस तरह से हमें ये इंपॉर्टेंट पाथवे है, जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन एटम में टूटता है, फिर ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं और यहाँ पर मिलने वाला हमारा प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी।
जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है तो हमारी मसल से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिससे हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है 38 एटीपी के लगभग। ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, ग्लूकोज का अलग अलग पाथवे में ब्रेकडाउन को दिखाता है, जो हमारे एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। एरोबिक वर्सेज एनारोबिक रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकंड, टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, उसके बाद भी जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सेकंड, एरोबिक रेस्पिरेशन के बाय प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी गेन होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट में हमें एल्कोहल C2H5OH, जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, एंड एनर्जी, एथेनॉल, और साथ में एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मेन लोकेशन मेंशन, एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है। एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है, लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी मिलती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की क्वांटिटी कम होती है, स्मॉल क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज होती है। एग्जाम्पल, एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली ह्यूमंस और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि ईस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। और एक चीज, यहाँ पर मिलने वाली एनर्जी लगभग 36 to 38 एटीपी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन या ईस्ट के अंदर बनने वाली एटीपी एनर्जी 2 एटीपी के लगभग की होती है। अतः दोनों में एनर्जी में काफी डिफरेंस है। यह टेबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रेगुलरली राजस्थान बोर्ड और दूसरे बोर्ड में पूछा जाता है। एरोबिक मींस एयर प्रेजेंस में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। अब आता है हमारा मुख्य बिंदु, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव में श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे फर्स्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है, उसमें एयर पासेज स्टार्ट होती है नोस्ट्रल से, उसके बाद ये जाती है नजल कैविटी में, उसके बाद फेरिंग्स में पहुंचती है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया में पहुंचती है, ट्रेकिया या विंड पाइप, ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकाई में पहुंचती है, ब्रोंकाई फिर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन करती है, और ब्रोंकियोल्स के लास्ट में एल्वियोलाई, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वहां तक पहुंचती है। और एल्वियोलाई से गैसियस एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ, और ब्लड सारी ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है। तो हमें यह पाथवे हमेशा ध्यान रखना है, पाथवे ध्यान रखना है। नोस्ट्रल से हमारा पाथ स्टार्ट होता है और एल्वियोलाई पे जाके कंप्लीट होता है, और ये सारे ऑर्गन्स मिलके ये सारा पाथ मिलके हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम डायग्राम। जैसा कि डायग्राम में हम देख सकते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नजल पासेज से, उसके बाद हमारी माउथ कैविटी आती है, फिर फेरिंग्स आता है, उसके नीचे लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स के बाद हमारा विंड पाइप या विंड ट्यूब ट्रेकिया आती है, ट्रेकिया के अंदर सी टाइप के कार्टिलेज की रिंग्स होती है, उसके बाद हमारी ट्रेकिया जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, फिर वो ब्रोंकाई जाके छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेज की साइज में, ट्री ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ब्रोंकियोल्स में, वह उसके लास्ट में होता है, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जिसे जो एक एल्वियोलर सेक का फॉर्मेशन करती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट आता है डायफ्राम, जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। हमारे लंग्स रिब केज के अंदर, हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिब केज के अंदर प्रोटेक्ट रहते हैं। रिब केज हमारे लंग्स और लंग्स के साथ हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा एक लेबल डायग्राम है, बार बार यहाँ से 2 मार्क्स का लेबल डायग्राम पूछा जाता है एग्जाम में। ये डायग्राम बनाना आना हमें जरूरी है, कंपलसरी है। ये एक सिंपल सा डायग्राम बनाया गया है, ट्रेकिया, लंग्स के अंदर जो ट्यूब लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, एल्वियोलाई की फॉर्मेशन दे रखी है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एल्वियोलाई स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई स्ट्रक्चर यहाँ दी गई है, जो बलून शेप की छोटे छोटे गुब्बारों की शेप में होती है। हम स्टार्ट करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नोस्ट्रल, फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं नोस्ट्रल। ह्यूमन और 2 नोस्ट्रल, हमें पता है कि हमारे नाक में 2 छेद होते हैं, जिन्हें हम नोस्ट्रल कहते हैं। 2 नोस्ट्रल होते हैं थ्रू विच एयर इज टेकन फ्रॉम द एटमोस्फियर, जहां से हम ऑक्सीजन रिच एयर को एटमोस्फियर से गेन करते हैं, इनटेक करते हैं।
ऑक्सीजन रिच एयर को। द नजल पासेज इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे। हमारे श्वसन तंत्र का पहला हिस्सा नजल पासेज होता है, जिसके अंदर दो छेद होते हैं जिन्हें हम नोस्ट्रल कहते हैं। नजल कैविटी, नजल कैविटी के अंदर फाइन एयर्स और म्यूकस पाए जाते हैं जो इम्प्योर एयर को प्योर करते हैं। दिस हेल्प प्रिवेंट डस्ट एंड इम्प्योरिटीज फ्रॉम एंटरिंग डीपर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये फाइन एयर्स और म्यूकस हमारे एयर के साथ आने वाली डस्ट पार्टिकल, इम्प्योरिटीज और जितने भी टाइप के पोलन और जो भी इम्प्योरिटीज होती है उनको अंदर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकती है। तो हमारी नजल कैविटी के थ्रू, नजल पासेज के थ्रू जाने वाली एयर प्योर एयर होती है। नजल पासेज के थ्रू जाने वाली, नोज के थ्रू या नाक के थ्रू जाने वाली एयर प्योर एयर होती है और उसके प्योरिटी का काम फाइन एयर और म्यूकस करते हैं जो हमारे नजल कैविटी में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम कभी कभी माउथ का यूज भी सांस को अंदर लेने में, एयर को इनहेल करने में लेते हैं। बट हमें ध्यान होना चाहिए, माउथ के थ्रू जो भी एयर जाती है वो इम्प्योर एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। तो हमें ध्यान रखना है, माउथ के थ्रू कभी भी सांस नहीं लेनी चाहिए। क्रिटिकल कंडीशन में ही हम माउथ के थ्रू एयर को इनहेल करते हैं। माउथ के थ्रू जाने वाली एयर इम्प्योर होती है, जबकि हमारी नोस्ट्रल के थ्रू या नसल कैविटी के थ्रू जाने वाली एयर कंप्लीटली प्योर एयर होती है। सिंपल फ्लो होता है, एयर नोस्ट्रल में एंटर लेती है, वहां से नसल कैविटी में पहुंचती है। नजल कैविटी इसका फिल्ट्रेशन, प्यूरिफिकेशन करती है और हमारे डीपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्योर एयर का फ्लो होता है जो हमारे लंग्स तक पहुंचती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। नजल कैविटी के बाद हमारा माउथ आ जाता है। माउथ में हमारी एयर पहुंचती है। एयर के बाद आता है हमारा फेरिंग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ से फेरिंग्स इज ए मस्कुलर फनल लाइक पासेज। फेरिंग्स एक फनल लाइक पासेज होता है। हमने देखा होगा रेस्पिरेटरी डायग्राम में, यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों का एक यूनिक पाथ होता है, कॉमन पाथ होता है, जो एक फनक लाइक पासेज होता है। इट इज ए कॉमन पासेज एसोसिएटेड विद फूड पाइप एंड ट्रेकिया। जो हमारे फूड पाइप, इसोफेगस और ट्रेकिया, विंड पाइप के लिए एक कॉमन पासेज होता है, जो कि एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके ऊपर हमारे को एपिग्लोटिस मिलती है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैप लाइक इलास्टिक कार्टिलेज। यह एक पर्दे नुमा, ढक्कन नुमा इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो हमारे फूड पाइप और रेस्पिरेटरी पासेज के बीच में स्विच के टाइप में वर्क करता है, स्विच की जैसे वर्क करता है। यह एयर के हेल्प डायरेक्ट एयर टूवर्ड्स द ट्रेकिया। यह एयर को ट्रेकिया की ओर आने में हेल्प करता है और साथ ही हेल्प प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया, और हमारे ट्रेकिया में फूड पार्टिकल्स को जाने से रोकता है। फूड पार्टिकल्स को फूड पाइप में या एसियोफेगस में ही जाने देता है। अगर फूड पार्टिकल्स हमारे विंड पाइप या ट्रेकिया में आने की कोशिश करते हैं तो एपिग्लोटिस पर्देनुमा झिल्ली होती है जो उसको बंद कर लेती है और फूड को ट्रेकिया, विंड पाइप में जाने से रोकती है। एपिग्लोटिस इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिग्लोटिस प्रोटेक्टिव फ्लैप एट द एंट्रेंस ऑफ एयरवे। हमारे एयरवे, पाथवे या विंड पाइप के ऊपर या ट्रेकिया के ऊपर पाए जाने वाली फ्लैप, ढक्कन होता है जो फूड पार्टिकल्स को ट्रेकिया में जाने से रोकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेरिंग्स के नीचे आता है हमारा लेरिंग्स। लेरिंग्स कनेक्ट द फेरिंग्स टू द ट्रेकिया। लेरिंग्स के अंदर हमारी VOCAL वोकल कॉर्ड पाई जाती है। वोकल कॉर्ड जो हमारी वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे लेरिंग्स में पाई जाती है, और लेरिंग्स जनरली हमारे फाइनेक्स और ट्रेकिया को इंटरकनेक्ट करने का बीच में पाथवे होता है। लेरिंग्स कनेक्ट द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। यह फेरिंग्स और ट्रेकिया को जोड़ने का कार्य करता है। लेरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड होती है जो हमारे वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इट इज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पासेज एंड लाइज बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ये हमारे रेस्पिरेटरी पासेज के अंदर फेरिंग्स और ट्रेकिया के बीच में उन दोनों को कनेक्ट करने का कार्य करता है। आगे आते हैं हम ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज ट्यूबुलर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। ट्रेकिया एक ट्यूबुलर पाइप नुमा श्वसन तंत्र होती है। एक पाइप नुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई लगभग 5 इंच होती है। स्पेशल फीचर, इट कंटेन सी शेप्ड कार्टिलेज। इस ट्यूब के अंदर सी शेप के कार्टिलेज होते हैं जो एक दूसरे के इन फ्रंट, एक दूसरे के सामने सेट होते हैं। फंक्शन ऑफ कार्टिलेज रिंग, द रिंग हेल्प प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, हेल्प कीप द एयरवे ओपन। हमारी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के अंदर सी टाइप की रिंग्स होती है, सी टाइप की कार्टिलेज रिंग्स होती है। इन रिंग्स का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ये होता है कि ये ट्यूब को चिपकने नहीं देती, पिचकने या चिपकने नहीं देती, और हमेशा ट्रेकिया के पाथवे को ओपन रखती है जिससे इजीली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आसानी से फ्लो हो सके। इसलिए हमारी ट्रेकिया या विंड पाइप को ओपन रखने का वर्क कौन करती है? सी शेप्ड रिंग्स करती है। कार्टिलेज की बनी हुई सी शेप्ड रिंग्स करती है जो हमारी ट्रेकिया को ऑलवेज ओपन रखती है, जिससे इजीली ऑक्सीजन और
कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो हो सके और ये हमारे ट्रेकिया को चिपकने या बंद होने से रोकती है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेकिया का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की सी शेप की रिंग होती है जो हमेशा ट्रेकिया को ओपन रखती है। सी शेप कार्टिलेज रिंग कीप द ट्रेकिया ओपन, हमेशा ट्रेकिया को ओपन रखती है। उसके बाद जब हम देखते हैं नजल कैविटी से स्टार्ट होने के बाद ट्रेकिया तक पहुंचते हैं। ट्रेकिया के बाद हमारे ट्रेकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लंग्स के अंदर जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई में जाकर डिवाइड हो जाती है। द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। जब ट्रेकिया लंग्स में आकर लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड हो जाती है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, तो उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। पाथ होता है हमारा ट्रेकिया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और ये होता है लंग्स में। द ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई के थ्रू एयर हमारे लंग्स तक पहुंचती है। ट्रेकिया से होते हुए ट्रेकिया टू पार्ट्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ब्रोंकाई हमारी एयर को लेके लंग्स तक आती है। लंग्स, द लंग्स इनसाइड द चेस्ट। लंग्स इनसाइड द चेस्ट, हमारी चेस्ट के अंदर लंग्स होते हैं। लंग्स मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड विद इन द रिब केज। रिब केज के अंदर जो हमारी पसलियां होती है, दोनों तरफ से पसलियां एक केज पिंजरेनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे हम रिब केज कहते हैं, और रिब केज हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। हम रिब केज हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। देयर फंक्शनिंग इज कनेक्टेड विद द मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। लंग्स की फंक्शनिंग जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो वो फंक्शनिंग रिब्स और डायफ्राम पर डिपेंड करती है। दीज मूवमेंट्स चेंज द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट और लंग्स रीजन एंड हेल्प एयर मूव इन एंड आउट। यह मूवमेंट रिब्स और डायफ्राम का मूवमेंट जो हमारे लंग्स के रीजन होता है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जिसके कारण एयर इजीली हमारे इन और आउट आ जा सकती है, इन और आउट होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो टू पार्ट्स में होते हैं। जो हमारा लेफ्ट एंड राइट लंग्स होते हैं, हमारा राइट लंग्स थोड़ा हैवी होता है और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेफ्ट लंग का वॉल्यूम ज़्यादा होता है जबकि राइट लंग्स का वॉल्यूम कम होता है। और इनके ऊपर एक प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्लूरल मेम्ब्रेन लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट चलते हैं हम डायफॉर्म। द डायफॉर्म इज एन इम्पोर्टेंट मस्कुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। हमारे लंग्स के नीचे की तरफ एक पतली सीट नुमा झिल्ली पाई जाती है, सीट नुमा स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम डायफॉर्म कहते हैं। इट एज अ सीट लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्मिंग द लोअर सरफेस ऑफ द चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट कैविटी में एक सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है मस्कुलर मसल्स की बनी हुई जिसे हम डायफॉर्म कहते हैं। इट्स मूवमेंट इज क्रूशियल फॉर इनहेलेशन एंड एक्सेल। इसका मूवमेंट हमारे ऑक्सीजन के इनहेल और CO2 के एक्सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोंकियोल्स, द ब्रोंकाई कंटिन्यू ब्रांचिंग इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। जब ब्रोंकाई टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स के बाद वो छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। टू पार्ट्स के बाद वह स्मॉल दोनों लंग्स में स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड होती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकाई स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड होती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स का जो अंतिम सिरा होता है उसे हम एल्वियोलाई कहते हैं, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा है। वापस से जो हमारी ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर ट्रेकिया आगे जाके टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद यह ब्रोंकियोल्स का फॉर्मेशन करती है। ब्रोंकियोल्स के बाद जब हम आगे इंक्रीज होते हैं तो यह छोटा छोटा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। उसके टर्मिनल एंड पर एल्वियोलाई एग्जिस्ट करती है। एल्वियोलाई आर टाइनी बलून लाइन गुब्बारे जैसी सेक लाइक थैलीनुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्मॉलर रेस्पिरेटरी पासेज। जब हमारी ट्रेकिया टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है उसके बाद ये टू पार्ट्स ब्रोंकाई कहलाती है। ब्रोंकाई के बाद यह छोटे छोटे और ज़्यादा ब्रांचेज में डिवाइड होती है बोथ साइड में, और इन ब्रांचेज पर मिलियंस ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। दे प्रोवाइड द सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस। एल्वियोलाई सरफेस प्रोवाइड कराती है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। कहाँ से? जैसे एनवायरनमेंट से, एटमॉस्फेयर से जो हम ऑक्सीजन
गेन करते हैं, इनहेल करते हैं एल्वोलाई से, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसफर होती है। यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई के थ्रू। द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई हैव एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज। जो एल्वियोलाई की वॉल्स होती है उनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज पाई जाती है, जहां से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर होता है। Why are alveoli important? Because they provide large and suitable surface for gas exchange between alveolar air and blood। ये ब्लड के बीच में और हमारी ऑक्सीजन रिच एयर के बीच में सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, जिससे इजीली गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट कौन सी होती है? एल्वियोलाई। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं, ब्लड कैपिलरीज अराउंड द एल्वियोलाई। ब्लड कैपिलरीज सराउंडेड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को चारों तरफ से ब्लड कैपिलरीज, ब्लड नलिकाओं के द्वारा घेरा गया होता है। टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर। जो हमारे एटमॉस्फेयर से हवा एल्वियोलाई तक पहुंचती है, उसका एक्सचेंज, ऑक्सीजन का एक्सचेंज ब्लड कैपिलरीज में होता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल। और यहाँ से ऑक्सीजन हमारी बॉडी की सेल तक भेजी जाती है। ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू बैक टुवर्ड्स द लंग। और जो ब्लड होता है वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी टिश्यू से लंग तक लेकर आता है। रिलीज CO2 इनटू द एल्वियोलाई। वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वियोलाई के पास छोड़ा जाता है और वहां से हम उसको एक्सेल कर देते हैं। जिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन ऐड होती है, उसी प्रोसेस के थ्रू वापस से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिलीज होती है। हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं नोस्ट्रल के थ्रू, उसके बाद वो हमारी नसल कैविटी से होते हुए, माउथ से होते हुए ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई से वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है और एल्वियोलाई के बाद ब्लड वेसल्स उसे बॉडी तक लेके जाते हैं। उसके बाद जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस अगेन ब्लड में डिजोल्व होती है। ब्लड वापस से उसको एल्वियोलाई तक भेजता है और एल्वियोलाई से वापस रिवर्स प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स पाथ लेते हुए हमारे नाकों के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस से अगेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। एल्वियोलाई ऑक्सीजन देती है ब्लड को, ब्लड इसको ब्लड टिश्यूज तक पहुंचाता है। ब्लड टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं जो वापस ब्लड में डिजोल्व होती है। ब्लड उसे ब्लड वेसल्स के थ्रू एल्वियोलाई में पहुंचाता है और एल्वियोलाई के थ्रू वापस से रिवर्स पाथ के थ्रू हम उसे वापस से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीमोग्लोबिन। इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो आरसीबी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपनी तरफ प्रबलता से पकड़ता है या आकर्षित करता है। देयरफॉर इट कैन टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन लंग्स, हेल्प ट्रांसपोर्ट इट टू टिश्यू। जिसके कारण वह एयर से आने वाली ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और हमारे बॉडी के टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन इन एल्वोलाई होती है जहां पर वो ब्लड वेसल्स में भेजी जाती है। ब्लड वेसल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है, उसकी तरफ अट्रैक्टिव एफिनिटी रखता है और इसके साथ वह ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी टिश्यूज तक पहुंचती है। गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई, ब्लड एंड टिश्यूज। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर रीचेज द एल्वियोलाई। जो ऑक्सीजन हम एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं वह एल्वियोलाई तक पहुंचती है। ऑक्सीजन, एल्वियोलर एयर, ब्लड के थ्रू, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है आरसीबी के अंदर पाया जाने वाला, वो इसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है। द ऑक्सीजन इज देन कैरीड टुवर्ड टिश्यू। और उसके बाद ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के थ्रू हमारे टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है। तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। एट बॉडी टिश्यू, ऑक्सीजन रिलीज फ्रॉम द ब्लड एंड बिकम अवेलेबल टू द टिश्यूज। ऑक्सीजन ब्लड से रिलीज होने के बाद टिश्यू के पास पहुंचती है। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय टिश्यू। जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तब हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वहां से हम पहले पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड H2O एंड एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिसॉल्व होती है। द ब्लड देन कैरीज CO2 बैक टुवर्ड्स द लंग। और इस थ्रू वापस से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाता है और वापस से रिवर्स प्रोसेस के थ्रू वो हमारे नाक से बाहर निकलती है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन एंड देयरफॉर यह ब्लड के साथ डिजोल्व होकर वापस से एल्वियोलाई तक पहुंचती है और हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी कैन डिवाइड ब्रीथिंग इनटू इनहेल एंड एक्सेल, इनहेलनेशन, एक्सेलनेशन, एक्सप्रेशन, इंस्पिरेशन। इनहेल, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, एयर को, ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करना इनहेल कहलाता है। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तब हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है, हमारे चेस्ट फैलती है।
डायफ्राम बिकम फ्लैट, जो डायफ्राम इस शेप में था वो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और हमारे लंग्स कैविटी को स्पेस देता है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। रिप्स मूव अपवर्ड, रिप्स हमारी अपवर्ड ऊपर की तरफ मूव करती है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एयर के एंटर करने से, एयर एंटर्स द लंग और एयर लंग्स के अंदर एंटर करती है। तो हमें ध्यान रखना है इनहेल के दौरान हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिप्स के ऊपर की तरफ मूव करता है, हमारे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और लंग्स के अंदर एयर एंटर करती है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, एयर एंटर्स। यह इनहेल के दौरान, इनहेल ड्यूरिंग द इनहेल प्रोसेस है। एक्सेल, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिलीज करते हैं। टेकिंग एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, हमारे लंग्स से जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है तो उसे हम एक्सेल बोलते हैं। चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, हमारी चेस्ट कैविटी सिकुड़ती है। डायफ्राम बिकम डोम शेप, डायफ्राम अपने वापस से डोम शेप में आ जाता है, उठ जाता है। रिप्स मूव डाउनवर्ड, रिप्स हमारी डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे की तरफ होती है। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है, हवा बाहर निकलने लगती है। एयर लीव्स द लंग्स, और हवा लंग्स से बाहर निकलती है। इस तरह हमें दो इंपॉर्टेंट शेप है डायफ्राम, जब डायफ्राम फ्लैट हो जाता है तो ऑक्सीजन एंटर करती है और जब डायफ्राम डोम शेप में होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। डायफ्राम रिलैक्सेज, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स, लंग्स वॉल्यूम डिक्रीजेज और एयर एग्जिस्ट। ये हमारी एक्सेल और इनहेल प्रोसेस है, इनके डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। इनहेलेशन, एक्सेलेशन, एयर एंटर्स द लंग, एयर एंटर करती है, ऑक्सीजन रीच, एयर लीव्स द लंग्स, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, बड़ी हो जाती है, चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट, सिकुड़ जाती है। डायफ्राम बिकम फ्लैट, डायफ्राम सिकुड़ जाता है, फ्लैट हो जाता है। डायफ्राम बिकम डोम शेप, डायफ्राम डोम शेप बन जाता है। रिप्स मूव अपवर्ड, रिप्स ऊपर की ओर गति करती है, उठ जाती है। रिप्स मूव डाउनवर्ड, नीचे की ओर गति करती है, सिकुड़ जाती है। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, जो हमारे लंग्स है उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है एयर को एंटर करने के लिए, और लंग्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजते हैं। इस तरह से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। कंप्लीट ह्यूमन रेस्पिरेटरी फ्लो, सबसे पहले हम ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, वह हमारे नोस्ट्रल के थ्रू नसल कैविटी में जब पहुंचती है, सबसे पहले नोस्ट्रल, हमारे पास 2 नोस्ट्रल होते हैं, वो आगे जाके नसल कैविटी के अंदर एंटर करती है, जिसके अंदर फाइन एयर और म्यूकस एग्जिस्ट करती है जो हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं। नोज के थ्रू जाने वाली एयर प्योर एयर होती है और माउथ के थ्रू जाने वाली एयर इम्प्योर एयर होती है। उसके बाद फेरिंग्स होता है जो जिसके ऊपर एपिग्लोटिस ढक्कन फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में या हमारे ट्रेकिया में जाने से रोकती है। उसके बाद लेरिंग्स होता है जो इन दोनों को, फेरिंग्स और ट्रेकिया को कनेक्ट करने का काम करता है। जनरली ये हमारी वोकल कॉर्ड का वर्क करता है। ट्रेकिया 5 इंच की एक ट्यूब होती है जिसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स कार्टिलेज के बने होते हैं जो हमारी विंड पाइप या ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, पिचकने से या चिपकने से बचाते हैं और इजीली एयर फ्लो हो सके इसलिए हमेशा ओपन रखते हैं। ब्रोंकाई, ट्रेकिया आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स में, जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई आगे जाके छोटी छोटी स्मॉल ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है, उन ब्रांचेज को हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं जो एयर को लंग्स तक पहुंचाने का काम करती है। ब्रोंकियल्स के टर्मिनल एंड पर बलून लाइक, सेक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल क्वांटिटी होती है और इसका मेन फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का, जो ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर फ्लो कराती है। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो हाई एफिनिटी रखता है ऑक्सीजन के थ्रू, और इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी टिश्यू तक या बॉडी सेल्स तक पहुंचाता है। इस तरह से वहां पर बॉडी सेल्स पर पहुंचने के बाद जो गैसियस एक्सचेंज होता है, O2 एंटर्स द ब्लड और CO2 लीव्स द ब्लड। ऑक्सीजन ट्रांसफर्ड बाय द ब्लड, हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो आरबीसी सेल्स के अंदर होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो हमारी ऑक्सीजन को बॉडी सेल या टिश्यू तक भेजता है। उसके बाद बॉडी टिश्यूज उस ऑक्सीजन का यूज करते हैं और हमारे C6H12O6 ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद हमारे को कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, जल के मॉलिक्यूल और एनर्जी गेन होती है 36 to 38 ATP। ये हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस
होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है यहाँ पर ह्यूमंस का। रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो जल के अंदर, पानी के अंदर जो जीव जिंदा रहते हैं उन्हें हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक्वाटिक एनिमल यूज ऑक्सीजन दैट डिजोल्व इन वाटर, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो एयर को एटमॉस्फेयर से गेन नहीं कर सकते थे, इसलिए वह वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसको रेस्पिरेशन के थ्रू यूज में लेते हैं। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर इज लोअर देन अमाउंट ऑफ अवेलेबल इन एयर, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की तुलना में पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। देयरफॉर एक्वाटिक ओरिजिन नीड टू बी ऑब्टेन ऑक्सीजन एफिशिएंटली, इसलिए उनको ऑक्सीजन को उचित मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए उनकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है, वो बार बार रेस्पिरेशन करते हैं या उनकी रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा होती है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म की। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है फिश, टेक वाटर थ्रू द माउथ, फिश अपने मुंह के थ्रू पानी को अंदर लेती है, पास इट ओवर द गिल्स, और यह वाटर गिल्स के थ्रू पास होता है। डिजोल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप ब्लड, जो गिल्स के अंदर जो पानी जाता है उस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है उस ऑक्सीजन को गिल्स गेन करते हैं, और गिल्स उसे गिल या इन्हें हम क्लोम भी कहते हैं, गिल्स या क्लोम भी कहते हैं, जो वाटर के अंदर सोल्यूबल फॉर्म में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में डिजोल्व करते हैं, और इसी के थ्रू यह पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो हमें ध्यान रखना है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होती है, एयर के कंपेयर में वाटर में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा रेस्पिरेशन करते हैं। वाटर टेक करते हैं माउथ से, फिर उसे गिल्स तक भेजा जाता है। क्लोम या गिल्स होते हैं जो वाटर में सोल्यूबल ऑक्सीजन को गेन करते हैं, और उसके बाद उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड उसे सारी बॉडी में भेज देता है। गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फिश फॉर ऑब्टेनिंग डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। गिल्स या क्लोम रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जो मछलियों में पाए जाते हैं, जिनके थ्रू जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वह ऑक्सीजन गेन करते हैं, अपना रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट एक्सचेंज गैस थ्रू स्ट्रक्चर सच एज स्टोमाटा, पौधे अपने गैसियस एक्सचेंज निम्न प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा होता है, पत्तियों के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। ये हमें सामान्यतः आंखों से नहीं दिखाई देते, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उसके अलावा दूसरा पार्ट है लेंटिकल्स, स्टेम की, जो हमारी स्टेम होती है, पेड़ का तना होता है, उसके ऊपर बहुत उस डेड सेल के बीच में बहुत बारीक पोर्स होते हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, उसके थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होता है। जनरल सरफेस ऑफ रूट्स, और प्लांट की जो रूट्स होती है, रूट्स की जो बाहर की आउटर सरफेस होती है उसके थ्रू भी प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं। हमें ध्यान में रखना है ये तीनों पॉइंट। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर मेनली इन लीव्स, पत्तियों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है, और स्टोमेटा जो लीव की सरफेस होती है उस पर पाए जाने वाले बहुत ही बारीक बारीक से पतले पतले से छेद होते हैं। रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस हमारे दिन में अलग अलग समय पर होती है। एट नाइट, रात के समय देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, रात के समय भी किसी भी प्रकार फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है, उस समय सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, जिसके थ्रू प्लांट्स ऑक्सीजन गेन करते हैं या इनहेल करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन यूज में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। CO2 इलिमिनेट एज द मेजर गैस एक्सचेंज एक्टिविटी एट नाइट, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या निष्कासन होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम में प्लांट रेस्पिरेशन भी चलता है। CO2 प्रोड्यूस बाय रेस्पिरेशन कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और रात के समय बनाई गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है या मनुष्य के द्वारा या किसी दूसरे प्रोसेस के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वह दिन के समय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज में आती है। देयरफॉर देयर में बी नेट CO2 रिलीज अंडर द नो नेट CO2 रिलीज अंडर द कंडीशन, और इस दौरान कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होता क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज में आती है। ऑक्सीजन रिलीज बिकम द मेजर गैस एक्सचेंज इवेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस, हमने रिएक्शन पढ़ी है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो वहाँ पर ग्लूकोज का और साथ में ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। रेस्पिरेशन अकर डे एंड नाइट, रेस्पिरेशन दिन और रात दोनों समय चलता है। फोटोसिंथेसिस रिक्वायर लाइट अकर इन सुटेबल डे टाइम कंडीशन, और फोटोसिंथेसिस के दौरान हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, इस कारण से सिर्फ फोटोसिंथेसिस डे टाइम में कंप्लीट
होता है, डे टाइम पे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। लेंटिकल्स आर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम। पौधे के तने में लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं। पत्तों के अंदर स्टोमाटा होता है जबकि तने के अंदर लेंटिकल्स होते हैं। रूट्स गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ रूट्स। रूट्स की जो बाहर की सतह होती है, सामान्य सतह होती है, वह मिट्टी के अंदर उपस्थित एयर, मिट्टी के अंदर जो सोइल के अंदर एयर होती है वहां से गैसियस एक्सचेंज करती है। रूट्स नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, सो गैसेज कैन एक्सचेंज बिटवीन द सोइल एयर एंड रूट टिश्यूज थ्रू देयर सरफेसेज। जड़ों को भी रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वे अपने ऑक्सीजन के लिए गैसियस एक्सचेंज, जो मिट्टी के अंदर जो एयर फंसी होती है उस एयर के थ्रू गैसेस एक्सचेंज करती है, जो रूट्स की बाहर की जनरल सरफेस होती है उसके थ्रू होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीव्स के अंदर स्टोमाटा होता है, डे नाइट एक्सचेंज होता है, स्टेम लेंटिकल्स होता है, बार कोर्स बहुत बारीक बारीक से छिद्र, रूट्स जनरल सरफेस होती है जो सोइल के अंदर गैसियस एक्सचेंज करती है। ये इस तरह से हमारे गैसियस एक्सचेंज ऑर्गन इन प्लांट्स कंप्लीट होते हैं और रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हार्ट, ब्लड के बारे में जानेंगे। थैंक यू।